जो पेपर हमारा चल रहा था पिछले पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अभी 26 क्वेश्चन देखो। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू लॉग एक्स। कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू लॉग एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/x। अब dy बाई डी एक्स आने क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। तो फिर नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? लिखो मत, मैं तो भी लिख रहा हूँ, तुमने बिल्कुल नहीं लिखना। बस स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस है, ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स 1/x। ये अगर टेंजेंट का स्लोप तो नॉर्मल का स्लोप -x। अब P10 पॉइंट दिया हुआ है इस पर, जहाँ का नॉर्मल का हमको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, हाँ, तो ये P के कोऑर्डिनेट इसमें डाल दो। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1। नॉर्मल का स्लोप -1 एंड पासिंग थ्रू 1 0, तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा y - 0 इक्वल टू -1 इंटू x - 1, यानी y इज इक्वल टू -x + 1 या x + y इक्वल टू 1। आंसर डी। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ x इन 0 से π/2। x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना हमको सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब इसको कई तरह से कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin x cos x इक्वल टू 1/2, यानी sin 2x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, sin 2x 1/2। अब x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? फर्स्ट और सेकंड, 0 से π के बीच में। अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो ना, तो 2x की वैल्यू 0 से π के बीच में, यानी हमको 0 इस 2x की वो वैल्यूज़ निकालनी जिनके 0 से π/2, 0 से π के बीच में, जिनका साइन 1/2 होता है। अब ऐसी कितनी वैल्यू आएंगी? देखो, इसका मतलब हुआ 2x इक्वल टू, एक तो π/6, 2x अगर π/6 रहा तो साइन 2x 1/2 हो जाएगा, और दूसरा होगा π - π/6, यानी 5π/6। हाँ, तो 2x की 2 पॉसिबल वैल्यू आएंगी बिटवीन 0 टू π, π/6 और 5π/6, यानी x की पॉसिबल वैल्यू आएंगी π/12 और 5π/12, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ a + b, b + c और c + a आर को टर्मिनल एजेस आप पैरेललोपाइपेड, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? इन तीनों का STP, ये STP आएगा। और अब ये तुमको फार्मूला मालूम ही है, इसका STP आ जाता 2 टाइम्स a बार b बार c बार। ठीक है, ऑप्शन आएगा C। नेक्स्ट, इफ द CDF दिया हुआ है। अभी एक CDF एक ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इस पर से दिख ही रहा। तो इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का CDF है कैपिटल Fx इज इक्वल टू x - 25/10। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी 27 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 33। अब तुमको याद होगा, तो अगर अल्फ़ा से बीटा के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी कंटिन्यूस वेरिएबल में, तो वो आएगा f(β - f(α)। तो फिर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, अब बोलो हमको ये निकालना है P27 लेस देन और x लेस देन और इक्वल टू 33। तो ये आ जाएगा कैपिटल F(33) माइनस कैपिटल F(27). भर दो वैल्यूज़, मैं यहाँ लिखता हूँ इसके आगे, इक्वल टू F(33) कितना आएगा? 33 - 25/10 माइनस और 27 - 25/10, यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8/10 माइनस 2/10, यानी 6/10, यानी 3/5। ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हमको ओरिजिन में से जाने वाली 2 लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, जिनके स्लोप दिए हुए हैं 1 + √2। एक लाइन का स्लोप है 1 + √2 और दूसरी लाइन का स्लोप है 1/1 + √2। ठीक है, एक काम करो, इसको पहले रैशनलाइज कर लो। 1 - √2/1 - √2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 1 - √2/1² - √2² यानी -1। तो इसका मतलब हो जाएगा √2 - 1।
यानी कुल मिला के मतलब ये हुआ कि एक लाइन का स्लोप है √2 + 1, इसको तो उल्टा करके लिख सकते हैं, और दूसरी लाइन का स्लोप है √2 - 1, और दोनों लाइनें ओरिजिन में से जा रही, ओरिजिन में से जाने वाली लाइन और m स्लोप वाली लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, y = mx। तो बोलो दोनों लाइन के सेपरेट इक्वेशन आएंगे, y = √2 + 1x एंड y = √2 - 1x। ठीक है, तो फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, √2 + 1x - y = 0 एंड √2 - 1x - y = 0। तो फिर जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कोई खास बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा तुम्हारा A। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन के, ये 3 डायमेंशन में 2 लाइन दी हुई है स्पेस में, और इनके बीच का एंगल निकालना है। अब लॉजिक याद रखो, अगर कोई लाइन का इक्वेशन x - a अपॉन x - अल्फा अपॉन a = y - बीटा अपॉन b = z - गामा अपॉन c रहता है, तो नीचे के जो 3 नंबर रहते वो उस लाइन के DRS रहते। तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखो दोनों लाइन के इक्वेशनों को, तुमको समझ में आएगा। पहली लाइन के DRS है 2 - 2 1, ये पहली लाइन में नीचे 3 नंबर है 2 - 1, लेकिन ये ख्याल रखना ऊपर का डिज़ाइन x - अल्फा y - बीटा z - गामा होना, कभी झकोला मारने के लिए उन्होंने गामा - z दे दिया तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चिन्ह बदल देना। डिज़ाइन कभी भी ऐसी आना चाहिए, ये ख्याल रखना। लाइन का इक्वेशन इस डिज़ाइन का ही होना, तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये लाइन इस पॉइंट में से जा रही है और ये उसके DRS है, ठीक है। हाँ, तो पहली लाइन के DRS है 2 - 2 1, और दूसरी लाइन के DRS हो गए 1 2 2, ठीक है। हाँ, अब इनके बीच के एंगल, अगर मान लो थीटा एंगल है तो cos थीटा = क्या फार्मूला है, मॉड ऑफ ऊपर पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा करना पड़ता है, यानी 2 × 1 2 -2 × 2 -4 प्लस 1 × 2 2 अपॉन 2 अंडर रूट आते। बहुत खुशी की बात है, यहाँ 0 हो रहा है, अच्छी बात है, कुछ भी आए 0 अपॉन समथिंग = 0। cos थीटा 0, इसका मतलब थीटा = π/2 यानी 90 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, एक लाइन ये 3 पॉइंट में से जा रही है, ऐसा दिया है। कौन से पॉइंट है, P 6 - 1 2, दूसरा पॉइंट है Q 8 - 7 2 लैम्बडा, और तीसरा पॉइंट है R 5 2 4, ठीक है। हाँ, तो फिर यानी ये तीनों पॉइंट एक लाइन में कोलिनियर है। अब अगर ये कोलिनियर है तो लैम्बडा की वैल्यू क्या, हाँ, तो इसको हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। अगर ये कोलिनियर है तो बोलो PQ और PR, PQ और PR, ये देखो अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में है PQR, हाँ, तो PQ और PR ये दोनों भी एक लाइन में, ये दोनों वेक्टर को एक लाइन कोलिनियर रहेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ये 2 वेक्टर कोलिनियर रहेंगे तो इनके बीच में दर्द का रिश्ता रहेगा, या इनके DRS, या तुम ऐसा भी बोल सकते हैं PQ के DRS और PR के DRS प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो चलो पहले PQ के DRS निकालो, ये PQ लाइन जो है इसके DRS निकालो। PQ लाइन के DRS क्या आएंगे, 8 - 6 2 -7 प्लस 1 यानी -6 और 2 लैम्बडा -2। कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के DRS क्या रहता है, उधर माइनस इधर, 8 - 6 -7 प्लस 1 2 लैम्बडा -2। अच्छा, PR के DRS क्या आएंगे, PR के DRS 5 - 6 -1 2 -1 यानी 3 और 4 - 2 2। अब PQ के DRS हो गए, PR के DRS हो गए। PQ और PR पैरेलल है या कोलिनियर है या कोइंसिडेंट है, यहाँ पर तो एक पॉइंट कॉमन है, तो ये DRS आपस में कैसे होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो फिर क्या आ जाएगा बोलो, 2/-1 = -6/3 = 2 लैम्बडा -2/2, यानी क्या आ जाएगा, 2 लैम्बडा -2/2 इज इक्वल टू -2 आएगा। बस
यानी 2 लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, यानी 2 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, यानी लैम्बडा की वैल्यू -1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, हमको ये स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नॉट Q। अब उसके लिए तुमको निगेशन का रूल याद होना क्या है। किसी भी इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होता है? P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है? P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q। तो बोलो बोला इसका निगेशन क्या होगा? इस इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होगा? P एंड नॉट Q, यानी P एंड Q, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, A इक्वल टू दिया हुआ है सेट X बिलोंगिंग टू R, ऐसे सारे रियल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। x² माइनस 5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x² माइनस 5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसे यानी ऐसे कितने x है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले एक काम करते हैं, x निगेटिव लेते हैं, समझो x लेस देन 0 है। अब x लेस देन 0 अगर निगेटिव है तो mod x यानी क्या होगा? -x। तो फिर ये कंडीशन क्या बन जाएंगी? x² mod x यानी -x, तो प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस पर से बोलो x, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की पॉसिबल वैल्यू आएंगे -3 और -2, ठीक है। अब अगर x ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या होगा? mod x इज इक्वल टू x। तो फिर ये कंडीशन क्या बन जाएंगी? x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3 2, ठीक है। हाँ, तो ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू कुल मिला के ये 4 नंबर ऐसे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर ए में कितने एलिमेंट रहेंगे? 4, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। 0 के आजू बाजू में ये फार्मूला है और हमको f0 निकालना है। तो f0 कितना आएगा? f0 अगर क्योंकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस दिया हुआ है ना, तो 0 पर उसकी वैल्यू किससे बराबर आएंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 से, यानी f0 आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ f(x), यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। अब तुम चाहो तो ये लिमिट एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स इंटू ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी एक्स इंटू माइनस बी अपॉन 1। नीचे का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और अब एक्स की जगह 0 भर दो, इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। हाँ, तो बोलो एक एक्स की जगह 0 अगर भर दिया तो ये इसका आंसर आ जाएगा a प्लस बी, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए प्लेन। अब एक काम करना, 3D में क्या करना, ज़्यादातर ऐसी कोशिश करना, फार्मूले तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर नई फार्मूले याद है तो डायग्राम बना लेना तो तुम्हारा बहुत सा काम हो जाता। जैसे अब ये देखो, इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, ये प्लेन जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ, अब ये है समझो ओरिजिन 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ से डाला इस पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का पैर आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो समझो इसके कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा गैमा, तो बस हमको अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये जो ओ पी है, ओ पी इज़ नॉर्मल टू प्लेन। ओ पी जो है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी ओ पी इस प्लेन का नॉर्मल हो गया। हाँ, बट डी आर एस ऑफ ओ पी क्या आएंगे? वो कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के डी आर एस अल्फा माइनस जीरो, बीटा माइनस जीरो, गैमा माइनस जीरो, यानी अल्फा बीटा गैमा। लेकिन प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के पीछे के नंबर रहते वही रहते प्लेन के नॉर्मल के डी आर एस। बट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, तुमको सिर्फ सोचते जाना है। बट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर 2 - 1 2 - 1 कितना है इसका? 2 - 1 5। अब ये भी इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस है, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर है प्लेन से, और ये भी डीआरएस है, तो ये डीआरएस आपस में क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो इम्प्लाइज अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू बीटा अपॉन -1 इज इक्वल टू गैमा अपॉन 5 इज इक्वल टू सम के, समझ लो। तो बोलो इस पर से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएंगी 2k, बीटा की वैल्यू आ जाएंगी -k, और गैमा की वैल्यू आ जाएंगी 5k। ठीक है, अब ये अल्फ़ा बीटा गैमा के की भाषा में आ गए, बस अब के ला के इसमें डालना है। तो के निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा बीटा गैमा पॉइंट है ये इस प्लेन पर है, इससे इसके कोऑर्डिनेट ने प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी क्या आ जाएगा फिर? देयरफॉर अब वो अल्फ़ा बीटा गैमा जो पी पॉइंट है वो उस प्लेन पर है, तो फिर प्लेन के इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 5 गैमा माइनस 3 की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। अब इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू डाल दो। क्या थी अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू? 2 इंटू कितना आएगा? 2k माइनस के प्लस 5 इंटू 5k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया ये? 4k प्लस k प्लस 25k इक्वल टू 3। ये कितना होगा? 30k इज इक्वल टू 3, इम्प्लाइज k की वैल्यू 3/30 यानी 1/10। तो फिर बोलो भला पी अपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? के की वैल्यू डाल दो उसमें 10 में, तो वो आ जाएगा डी ऑप्शन। हमको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रल √x² - a² अपॉन x dx। अब टोपी उड़ाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, √ में आया तो टोपी उड़ाना इंटीग्रेशन में। हाँ, तो अब टोपी उड़ाने के लिए x² - a² है, तो x की जगह रख दो a sec थीटा। बहुत मज़ा आता है। क्या मज़ा आएगा? अगर हम x की जगह a sec थीटा रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a² sec² थीटा माइनस a² कॉमन sec² थीटा -1 tan² थीटा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा a² tan² थीटा, उसका √ यानी a tan थीटा। तो ये फ़ायदा होगा। हाँ, तो बोलो x इक्वल टू a sec थीटा रखा तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। रख दो ले जाके, बोलो I क्या बन जाता? इंटीग्रल √a² sec² थीटा माइनस a² अपॉन a sec थीटा इंटू a sec थीटा tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू, चलो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रल? a² कॉमन sec² थीटा, जरा ध्यान लगाओ, सब लिखना जरूरी नहीं है। a² कॉमन sec² थीटा -1 tan² थीटा, ये आ गया a² tan² थीटा, उसका √ यानी हो जाएगा वो a tan थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब क्या बचता? ये कैंसिल हो जाएगा, एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर tan थीटा इंटू tan थीटा यानी tan² थीटा बनेगा।
अब tan स्क्वायर थीटा के लिए वादा किया हुआ है, कसम खाई हुई है अपने कि जब भी इंटीग्रल में tan स्क्वायर थीटा आएगा उसको sec स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों कंपनी के इंटीग्रल आ जाते हैं। तो a इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा -1 का इंटीग्रल थीटा प्लस सी, बराबर है। लेकिन अब ये आंसर थीटा में आया, हमारा प्रॉब्लम एक्स और ए में था, तो आंसर भी एक्स और ए में आना चाहिए। तो अभी tan थीटा और थीटा को एक्स और में बदलो, तो थीटा तो खैर सीधा सीधा आएगा, क्या आएगा थीटा, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन पर से सेक थीटा एक्स अपॉन ए, तो थीटा आएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब tan थीटा का क्या करना, तो tan थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए देखो tan थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। हाँ, अब लेकिन सेक थीटा यानी क्या, एक्स अपॉन ए, तो यहाँ थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ आएगा इक्वल टू ए अंडर रूट सेक थीटा यानी क्या है, एक्स अपॉन ए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1 माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब जरा तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स भी लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ए एलसीएम ले लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और माइनस कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स, ये ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 8x + 11y सब्जेक्ट टू 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12 एंड 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, एलपीपी का प्रॉब्लम है ये। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, देखो 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12, ये जो इनइक्वलिटी है ये रिप्रेजेंट करती ओरिजिन साइड, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करता, ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, 3x + 2y इक्वल टू 12, ये इनइक्वलिटी इस लाइन का ओरिजिन साइड रिप्रेजेंट करेंगी। हाँ, और अब इस लाइन के बारे में लिखो कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रही है और वाई एक्सिस को कहाँ पर मिल रही, विच मीट्स एक्स एक्सिस एट ए इक्वल टू, एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रही निकालने के लिए वाई की जगह 0 भर दो और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 4 0, और वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ पर मिल रही, वाई एक्सिस के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स की जगह 0 भर दो, वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो अगर एक्स की जगह 0 भरा तो वाई की वैल्यू 6 आएंगी, यानी 0,6 यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को ये 4 0 पर, वाई एक्सिस को 0 6। देखो ये बहुत जल्दी वाली मेथड बता रहा मैं तुमको, बुक में और कोई भी बुक में ऐसे वो इंटरसेप्ट फॉर्म से किया हुआ रहता टेबल बना के, इतना नहीं करना, डायरेक्ट फिर से सुन लो लगे तो एक बार। ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें 0 0 डाल देना, अगर 0 0 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो ओरिजिन साइड, नहीं सेटिस्फाई किया तो नॉन ओरिजिन साइड। किसका, ये बॉर्डर लाइन का, उसकी बॉर्डर लाइन ले लेना। बॉर्डर लाइन यानी क्या, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस कर देना, ये आ गई बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब ये बॉर्डर लाइन हमको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये देखना कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रही है और वाई एक्सिस को कहाँ पर मिल रही है। अब एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रही है निकालने के लिए क्या करना, वाई की जगह 0 भर के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को 4,0 पर मिल रही। अब ये लाइन वाई एक्सिस को जाकर कहाँ पर मिल रही है, कैसे निकालना, उसके लिए एक्स की जगह 0 भर के वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 0,6 आ जाएगी। चलो यही कार्यक्रम दूसरी लाइन के लिए करो, ये दूसरी इनइक्वालिटी के लिए करो, 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। दूसरी इनइक्वालिटी है 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12, विच रिप्रेजेंट ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन 2x + 3y इक्वल टू 12, विच मीट्स एक्स एक्सिस एट C 6 0 एंड वाई एक्सिस एट D कहाँ पर 0 4। हाँ, अब इस पर से डायग्राम बना लो, बस दो ही इनइक्वालिटी है ना, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये ऐसी आने वाली है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, अब ए बी लाइन 4 0 0 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, पहली लाइन A40 1 2 3 4, ये A40 और ये B06, तो ये जोड़ दो, ये आ गई पहली लाइन, ये वाली लाइन। और दूसरी लाइन, ये वाली जो लाइन है वो आएंगी C60 से कनेक्ट करेंगे 04 को, D04, ये समझ लो, ये 04 D, ये दूसरी लाइन। और ये दोनों यहाँ पर मिल रही, ये आ गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका भी ओरिजिन, ये इनइक्वालिटी इसका ओरिजिन साइड रिप्रेजेंट कर रही है, ये इनइक्वालिटी इसका ओरिजिन साइड रिप्रेजेंट कर रही है, तो कॉमन फिजिबल रीजन क्या आएगा, ये जिसके वर्टाइसेस रहेंगे ये और ये। अभी इसमें से ये तो मालूम है हमको 0 0 है, ये मालूम है 40, ये 40 है, ये 04 है, ये 0 0 है। अब सिर्फ ये निकालना रह गया, ये वर्टेक्स निकाल लो। ये वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, दोनों लाइन, ये ई क्या है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। क्या आएंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो करके देखना पड़ेगा। 3x + 2y = 12, 2x + 3y = 12, तो 3 से मल्टीप्लाई के समझो तो 9x + 6y = 36, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 6y = 24। माइनस माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, साइन चेंज किया तो 5x = 12, x = 12/5, x = 12/5, यानी x कोऑर्डिनेट आ गया 12/5। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोई भी एक में डाल दो, x की जगह 12/5, ये आएगा देखो 3y = ये यहाँ से लिया मैंने, 3y = 12 - 24/5, यानी कितना आ जाएगा, 5 LCM 60 - 24 36/5, ये आएंगे ई के कोऑर्डिनेट। और अब क्या करना है तुमको मालूम है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या दिया है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z = 9x + 11y, ये चार, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ आएंगी तो ये चारों में से कहीं ना कहीं आएंगी, तो बस ये चारों डाल दो। चारों में से 0 0 क्या डालते हैं, यहाँ पर तो 0 ही आने वाली है, ये 3 जगह पे डाल दो। कहाँ पर आंसर मिलेगा, वो आंसर मिलेगा तुमको, वो कैलकुलेट करके देख लो, और वो मैक्सिमम वैल्यू आएंगी डी ऑप्शन। अब बस वो तुम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रल 0 से 4, 1/1 + √x। अब मैं हमेशा बोलता टोपी उड़ाया करो, अब यहाँ √x है तो बस x की जगह t² रख दो। अगर हमने x की जगह t² रखा तो √x यानी t हो जाएगा, ये √t² t हो जाएगा। dx = हो जाएगा 2t dt। लेकिन लिमिट ज़रूर चेंज करना, जब भी सब्स्टिट्यूशन रखे डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट ज़रूर चेंज करना। हाँ तो बोलो, when x = 0, t² 0 यानी t भी 0, और when x = 4 तो t² 4, t² की वैल्यू 4 तो t की वैल्यू 2। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से 2, 1/√1 + अंडर रूट नहीं है, 1 + √t² × 2t dt, यानी 2 तो बाहर फेंक दो, इंटीग्रल 0 से 2 t/1 + t dt। डायरेक्ट एडजस्ट कर लो, 1 + t - 1/1 + t, 2 इंटीग्रल 0 से 2 1, ये यहाँ से ब्रेक कर दो, 1 + t/1 + t, 1 - 1/1 + t dt। 2 1 का इंटीग्रल t, लिमिट 0 से 2 माइनस log 1 + t, लिमिट 0 से 2, कितना आ जाएगा, 2 × अब ये 2 - 0 यानी 2, 2 - 0 2 माइनस, ये क्या आएगा बोलो, जब 2 रखेंगे तो log 3
माइनस लॉग 1, 2 माइनस लॉग 3 आएगा, लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस 2 लॉग 3। कौन सा ऑप्शन आता है देख लो, 4 माइनस 2 लॉग 3। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो अब ये 4 है, ये लॉग है, तुम सारे ऑप्शन देखो तो एक ही लॉग है ना, ये 4 कहाँ से करना, तो इसका क्या करना, हाँ तो इसको लिख दो log e रेज़ टू 4, log e रेज़ टू 4 माइनस log 3 स्क्वायर, ये 2 को पावर में जान दिया मैंने, तो ये आ गया log e रेज़ टू 4 माइनस log 9, यानी log e रेज़ टू 4/9, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। कई बार अगर कोई झेड़ रहा ना, तुमको उसको लॉग में लिखना है तो उसको लिख देना log e रेज़ टू z, ये बात ख्याल रखो। तो जैसे यहाँ 4 था तो उसको मैंने लिख दिया log e रेज़ टू 4। ऐसे डरना नहीं, ऑप्शन कुछ अलग ही दिखेगा वहाँ पे, जैसे अपना आंसर ये आया, ये भी करेक्ट है आंसर, 4 माइनस 2, ये जो आया 4 माइनस 2 log 3, आंसर सही है, लेकिन वहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा। हाँ, तो इसका मतलब समझ जा, वहाँ पूरा लॉग में है, तो ये 4 को भी लॉग में बदलना है, तो 4 को लॉग में कैसे बदलना, बस ये फार्मूला याद रखो, जेड रहा तो log e रेज़ टू z, तो उससे ऑप्शन बराबर मैच हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एग्जांपल देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बिटवीन 0 से पाई, यानी थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन आते हैं। अब देखो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/4, 1/2 यानी साइन π/4 1/2 होता ना, तो 1/2 यानी साइन स्क्वायर π/4। अब जरा वो फार्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो बोलो थीटा इक्वल टू कितना आता, n पाई प्लस माइनस π/4, n पाई प्लस π/4, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। n की जगह हम 0, 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हैं, पर हमको आंसर होना 0 से पाई के बीच में, तो चलो पहले 0 डालो। अगर हमने 0 डाला तो थीटा की वैल्यू आएंगी प्लस या माइनस π/4, तो माइनस π/4 तो नहीं चलेगा, हाँ π/4 चलेगा। ठीक है, अब 1 डालो, 1 डालेंगे तो पाई प्लस π/4 और पाई माइनस π/4, तो पाई प्लस π/4 पाई से बाहर जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, तो दूसरा चलेगा हमको पाई माइनस π/4 यानी 3 π/4, बस। तो ये दो ही पॉसिबल आंसर आएंगे, तो आंसर आएगा 2, यानी कौन सा ऑप्शन, सी। नेक्स्ट, इफ पी क्यू आर आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, तो हमको ये एस टी पी की वैल्यू बतानी है। कौन सा एस टी पी है, पी प्लस क्यू माइनस आर, पी माइनस क्यू और क्यू माइनस आर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो कैसे करेंगे इसको, एक्चुअल में एक्सपांड करते हैं हम। क्या इसका मतलब क्या हुआ, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर, पी बार माइनस क्यू बार क्रॉस क्यू बार माइनस आर बार इक्वल टू। ठीक है, अब पहले इसको छुड़ा लो। क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट का प्रोडक्ट जैसे अपन नंबरों में करते हैं ना, वैसे वेक्टरों में भी कर सकते। हाँ, तो पी बार प्लस क्यू बार माइनस आर डॉट, बोलो क्या आएगा, पहले ये P से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो ये आएगा P क्रॉस Q, P क्रॉस Q माइनस P क्रॉस R, फिर माइनस Q क्रॉस Q और माइनस माइनस प्लस Q क्रॉस R। देखना बराबर जरा ध्यान से, जैसे नंबरों में करते हैं, इसका इससे दोनों से प्रोडक्ट, फिर इसका इन दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये तो 0 हो गया, कोई भी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर हो जाता है, तो ये तो गायब हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ, P प्लस Q माइनस R डॉट P क्रॉस Q, ठीक है, माइनस P क्रॉस R और प्लस Q क्रॉस R।
इतना बचा। अब यहाँ पर ये 3 वेक्टर्स का प्लस माइनस है और यहाँ पर भी ये 3 वेक्टर का प्लस माइनस है और बीच में डॉट है। अगेन डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, ये इसमें का एक वेक्टर लेना, उसको इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट करना, फिर ये वेक्टर लेना, उसका इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट करना, फिर ये वेक्टर लेना, उसका इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट लेना। कुल मिला के कितनी टर्म आएंगी, 9। इसका इन तीनों से 3, इसका इन तीनों से 3 6 और इसका इन तीनों से 9। पर सुनो, पूरी 9 नहीं लिखते बैठना है। जो जो मरने वाली है उनको लिखो ही मत। अब मरेगा कौन, देखो इसका डॉट ये करेंगे ना, एस तैयार होगा और एस में जब 2 वेक्टर सेम रहते तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो जो जो 0 हो रहे वो लिखते काय को, जरा कॉन्सेंट्रेशन करो। देखो जैसे P डॉट P क्रॉस Q, ये देखो P और P सेम आ गया। अब दूसरा यहाँ आएगा P का इसके साथ, इसमें भी P है, ये P ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। फिर ये P ये Q क्रॉस R के साथ, हाँ ये एक बचेगा, यानी पहला बचेगा P डॉट Q क्रॉस R यानी PQR, इनका STP। तो P के साथ ये तीनों के डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, उसमें से 2 मर गए, सिर्फ एक जिंदा बचा। चलो प्लस ये प्लस। अब Q के साथ इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट लो, Q के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें Q ऑलरेडी है। हाँ ये बचेगा सिर्फ, हाँ तो वो आएगा QPR नहीं, पर माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है ना, हाँ तो माइनस हो गया। हाँ और फिर Q का इसके साथ, ये फिर Q यहाँ पर है, ये भी गया Q और Q के साथ। हाँ अब R के साथ कौन बचेगा, सिर्फ ये पहला बचेगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। हाँ तो माइनस R डॉट P क्रॉस Q यानी RPQ ऐसा बचेगा। ठीक है, अब और प्रॉपर्टी लगाओ स्केलेटरी, इसके बाद का मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ये आ गया PQR। हाँ अब ये है, दूसरा क्या है QPR। एक काम करो, P और Q को डायरेक्टली इंटरचेंज करो। जब कोई भी STP में 2 वेक्टर को डायरेक्टली इंटरचेंज करते तो चिन्ह बदल जाता, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस PQR। अच्छा फिर ये देखो, इसमें भी तुम डायरेक्टली इंटरचेंज कर दो तो P और R इंटरचेंज हो जाएंगे और फिर Q और R इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा माइनस, एक मिनट, माइनस R के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं ना हम, तो माइनस R के साथ PQ माइनस RPQ, बस इतना आएगा, माइनस RPQ। अब माइनस RPQ क्या हो जाएगा, अगर हमको उसको भी PQR के लाइन में लाना है हमको, तो क्या होगा बोलो। पहले एक काम करो, P और R इंटरचेंज कर दो तो वो प्लस हो जाएगा, फिर Q और R इंटरचेंज कर दो तो और एक माइनस आएगा, यानी माइनस PQR आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा PQR, माइनस PQR करके PQR आएगा, यानी ऑप्शन आएगा C। पॉज किया ना। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है कि इसमें से किसको सॉल्यूशन नहीं है, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ आंसर आ जाता। देखो इसमें ये जो बी ऑप्शन है, ये कॉस थीटा की वैल्यू √2 दी हुई है और तुमको मालूम है साइन और कॉस इनकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती। कॉस कभी भी, किसी का भी कॉस 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू √2 हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका ऑप्शन है सिर्फ बी। खत्म। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फिर z इक्वल टू 10x प्लस 25 सब्जेक्ट टू, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 10x प्लस 25y, और सब्जेक्ट टू क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 3 और x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब सुनो, इसको तो डायरेक्ट डायग्राम ही बना सकते हैं हम। देखो ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हाँ अब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, ये है x इक्वल टू 0 y एक्सिस और x इक्वल टू 3 लाइन ही आएंगी।
वाई एक्सिस से पैरेलल, ओरिजिन से 3 कदम आगे, हो गया। अच्छा, y की भी वैल्यू 0 से 3 के बीच में, यानी ये ऐसे आएंगी, ये y = 0 और ये y = 3। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में, और x + y > 5। अब ये x + y > 5, ये लाइन कहाँ से आएंगी बोलो? ये 3, ये 4, ये 5, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर मिलेंगी? ये एक्चुअली ये नॉन ओरिजिन साइड x + y > 5, इसके बारे में तुमको देखना पड़ेगा। x + y > 5 रिप्रेजेंट नॉन ओरिजिन साइड, क्योंकि 0 0 अगर इसमें डाला तो सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करेंगी? नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन x + y = 5 विच मीट्स x एक्सिस एट a 5 0 एंड y एक्सिस एट b 0 5, ये ख्याल रखना, ठीक है। हाँ, तो अब ये 5 0 पॉइंट ये यहाँ है और 0 5 पॉइंट ये ऊपर जाएगा, दोनों को मिला दो, ये आ गई वो लाइन x + y = 5, ठीक है। इसका नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड यानी कौन सा आएगा? ये इधर वाला। हाँ, तो ये रेक्टेंगल के बीच का और इसका नॉन ओरिजिन साइड यानी हमारा कॉमन रीजन ये आएगा, और ये आएंगे उसके 3 वर्टाइसेस। इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड यानी इधर वाला साइड, इसका इधर वाला, इसका इधर वाला, तीनों मिलकर ये ट्रायंगल बनेंगे। अब ये 3 वर्टाइसेस आएंगे इसके, इनके कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब ये देखो, ये x = 3, ये y = 3 और x = 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसके तो कोऑर्डिनेट हो गया 3 3। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालो। ये इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 3, तो x कोऑर्डिनेट आएगा 2। y कोऑर्डिनेट अगर 3 है, आएंगे ना, ये लाइन y = 3 यानी ये पॉइंट अगर इस लाइन पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट 3, और इधर x + y = 5 के साथ इसका कटिंग, तो y की जगह 3 भर दो तो x = 2 आ जाएगा, तो 2 3। और ये क्या आएगा? इसमें x कोऑर्डिनेट 3 आएगा, y कोऑर्डिनेट 2 आएगा, यानी इस कॉमन फिजिबल रीजन के 3 वर्टाइसेस ये आ गए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 10x + 25y। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी, कोई बात नहीं, मिनिमम वैल्यू निकालना है इस कॉमन रीजन में, तो किसी न किसी वर्टेक्स पर आएंगे, तीनों वर्टेक्स पर निकाल लो, कहाँ पर मिनिमम आती देख लो। तो चलो पहले 2 3 पे निकालो, मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट है समझो P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। हाँ, तो बोलो P पर वैल्यू क्या आएंगी? एट P Z आएगा, हाँ रखो 2 3, 20 + 75 यानी 95। हाँ, एट Q पर Q 3 3 पे क्या आएंगी? Z की वैल्यू 30 + 75 यानी 105। और R पर वैल्यू क्या आएंगी? 3 2 रखा तो 30 + 50 80। कहाँ पर आई? ये मिनिमम, तीनों में से मिनिमम कहाँ है? ये। हाँ, तो 3 2 पर आएंगे, 80 आएगा आंसर, यानी ए ऑप्शन, मिनिमम वैल्यू 80 आएंगे जी। fx = दिया हुआ है 3x³ - 9x² - 27x + 15 हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहला डेरिवेटिव निकालो। वो कहाँ 0 होता? देखो, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कहाँ रहता है? जहाँ, यानी कहाँ रह सकता, जहाँ उसका डेरिवेटिव 0 होता हो। तो पहले डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा 9x² - 18x - 27। अब ये 0 कब होता है? = 0 इम्प्लाइज, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, x² - 2x - 3 = 0। फैक्टर गिरा दो इसके, x - 3x + 1 = 0।
यानी x इज इक्वल टू -1 और 3। x की दो वैल्यू पर डेरिवेटिव 0 होता है, यानी इस फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा यहीं हो सकते हैं। तो कंफर्म करने के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव का आएगा कितना आएगा 18x माइनस 18, 18x माइनस 18। हाँ, अब -1 पे निकालो डबल डेरिवेटिव, कितना x की जगह -1 रख दिया तो -36 लेस देन 0, बस हो गया। डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया तो फंक्शन को मैक्सिमा रहेगा, तो f(x) मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, -1 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब हमको पूछिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो वो कैसे निकालेंगे? हाँ, इस f(x) में -1 रख दो। तो अगर अपन f(x) में -1 भरे तो तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा 30, बी ऑप्शन आंसर आएगा 30। हाँ, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक प्लेन है जो a-1 to 1 पॉइंट में से जा रहा है, ये पॉइंट प्लेन पर है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, मैं पॉइंट के नाम देते जा रहा हूँ, b -3 1 2 और c 2 3 4। ठीक है, ऐसा है, मैं डायग्राम बनाता, तुम दिमाग में डायग्राम बना के रख लो। ये ऐसा प्लेन है हमारा, ये पॉइंट में से जा रहा और BC से परपेंडिकुलर है। -3 1 2 और C पॉइंट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे C 2 3 4, ये परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन का नॉर्मल है। तो बोलो नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, n बार इक्वल टू BC बार, BC बार नॉर्मल। हाँ, तो क्या आएगा बोलो 2 -3 यानी 5y + 2j + 2k, ये आ गया इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है जिसमें से प्लेन जा रहा, -i + 2j + k, इसमें से प्लेन जा रहा, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसमें से प्लेन जा रहा, और ये उसका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो फिर वेक्टर इक्वेशन में ऑप्शन है, वेक्टर इक्वेशन में तो हम डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन ले लेंगे। बोलो इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, r.n = a.n, बराबर है। हाँ, r यानी ये क्या आ जाएगा, r बार यानी xi + yj + zk डॉट 5y + 2j + 2k, तो वो हो जाएगा 5x + 2y + 2z इज इक्वल टू, हाँ, a.n कर लो, a.n कितना आएगा -5 + 4 यानी -1 + 2 यानी 1, तो ये आ गया 5x + 2y, या हम ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म में जैसा उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है वो आएगा r बार डॉट n बार यानी क्या 5y + 2j + 2k = 1, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस और LR की लेंथ दी हुई है। अब दिमाग में रख लेना, हाइपरबोला का इक्वेशन x² / a² - y² + b² = 1, उस टाइप का है, समझो। ठीक है, हाँ, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का फार्मूला क्या रहता है 2a, तो 2a कितना दिया हुआ है 6। अच्छा, और क्या दिया हुआ है LR की लेंथ, जिसका फार्मूला क्या है 2b² / a, ये कितना दिया हुआ है 8/3। बस सॉल्व करके अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये की तो वैल्यू वैसी आ गई 3, यानी a² होगा 9, ये यहाँ डाल दो तो 2b² / 3 = 8/3, 3 3 कैंसिल, b² आ गया 4। तो बोलो हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा x² / 9 - y² / 4 = 1। उन्होंने जिस डिज़ाइन में दिया उसके लिए एलसीएम लेके 4x² - 9y² = 36, बी ऑप्शन। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में 4 tan इनवर्स का एडिशन दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/7 + tan इनवर्स 1/8। इसका सीधा काम है, तुमको क्या करना है tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला लगाना है बस, और इसे tan इनवर्स में tan इनवर्स मिला देना, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कोई ख़ास बात नहीं है। और ये चारों का यानी आंसर तुम करोगे तो बराबर π/4 आ जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है, वेरी सिंपल, इस फार्मूले का यूज़ कर लो। नेक्स्ट, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इन ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ट्राइसेक्टिंग यानी ऐसे बराबर बराबर 3 भागों में डिवाइड करने वाली है, ये 3 इक्वल पार्ट हो जाना चाहिए। हाँ तो बोलो भला, इसका मतलब ये जो दोनों लाइनें ओरिजिन में जा रही है और ट्राइसेक्ट कर रही फर्स्ट क्वाड्रेंट को, यानी ये कितना एंगल बना रही होंगी 30 डिग्री का, और दूसरी लाइन कितना एंगल बना रही होंगी 60 डिग्री का। यानी एक का स्लोप आएगा tan 30 यानी 1/√3, दूसरी का स्लोप आएगा tan 60 यानी √3। सिंपल। तो बोलो भला दोनों लाइनों के इक्वेशन क्या आएंगे, y इक्वल टू 1/√3x एंड y इज इक्वल टू √3x, यानी √3y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये आएगा √3y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये आएगा √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जॉइंट इक्वेशन क्या आ जाएगा, √3y माइनस एक्स इंटू √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर तुम इसको प्रोडक्ट करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा √3x² माइनस 4xy माइनस √3y² इक्वल टू 0, प्लस √3y² इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है P पॉइंट है 2,2, Q पॉइंट है -2,4, R पॉइंट है 3,4। आर वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल के वर्टाइसिस, देन द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। ये देखो, ये मतलब हो इसका, ये ट्रायंगल PQR, ये वर्टेक्स, हाँ, P के कोऑर्डिनेट 2, 2, Q के कोऑर्डिनेट -2, 4, R के कोऑर्डिनेट 3, 4। हमको R में से जाने वाला और इसका मीडियन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में से जाने वाला, यानी ये लाइन का इक्वेशन होना है। हाँ तो अब बताओ तुम, ये मिड पॉइंट है एस इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते कि एस निकाल लो, कितना आएगा मिड पॉइंट, 2 - 2/2 यानी 0, और 2 + 4/2 यानी 3, ये आ गया 0, 3। यानी हमको वो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 3, 4 और 0, 3 में से जा रही। RS लाइन का RS ही है ना मीडियन, हाँ तो बस R के कोऑर्डिनेट है 3, 4 और S के कोऑर्डिनेट है 0, 3। हमको RS लाइन का इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट में से जाने वाली लाइन का इक्वेशन कर लेना, लगा दो फार्मूला। ये पहले उसके लिए स्लोप निकाल लो, बोलो स्लोप ऑफ RS क्या आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 3 - 4 यानी -1 अपॉन -3 यानी 1/3, स्लोप आएगा 1/3। तो फिर बोलो RS का इक्वेशन क्या आएगा, x - 3y। अगर किसी लाइन का स्लोप 1/3 तो उसका इक्वेशन x - 3y। अब एक चीज़ तुमको बता देता हूँ चलते चलते, अगर किसी लाइन का स्लोप a/b है तो उस लाइन का इक्वेशन की पहली 2 टर्म पक्की बात है ax - by होती है। यानी क्या करना, नीचे का चिन्ह बदल देना, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना, इसको y से मल्टीप्लाई कर देना, ये पहली 2 टर्म आ जाती। तो जैसे यहाँ स्लोप आया 1/3, हाँ तो क्या करें, ये 2 टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x y माइनस, यानी x 1x - 3y यानी x - 3y। अब रह गया सवाल कांस्टेंट नंबर कौन सा आएगा, हाँ तो उसके लिए पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, ये 0, 3 पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि अगर इस पॉइंट को इस लाइन पे रहना है तो इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बोलो 0 भरो, 3 भरो, -9 + 9 इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। यानी यहाँ ऑप्शन के हिसाब से बी। अब यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू √a⁻² sin इनवर्स t,
और y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स टी। तो डी वाई बाई डी एक्स के 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो हमको डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे और उसका रेशो लेंगे। हाँ, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो, रूट का फार्मूला लगाएंगे हम पहले 1/2 रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स टी इंटू इस अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव। ए रेस टू कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेस टू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, इसी प्रकार डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा बोलो, इसका डेरिवेटिव करो 1/2 रूट ए रेस टू साइन इनवर्स टी इंटू ए रेस टू साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव। ए रेस टू साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव आएगा ए रेस टू साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो बोलो फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब ये अपॉन ये, अब इसमें से जो जो कैंसिल होता है फटाफट कैंसिल कर दो वहीं हवा में। ये देखो क्या क्या कैंसिल होगा, पहले तो एक काम करो, ये ए रेस टू कॉस इनवर्स टी है और ये अंडर रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स टी है, तो पहले तो ये कट जाए। अच्छा, ये देखो हाफ हाफ कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, लॉग ए कट जाएंगे जब अपन ये अपॉन ये करेंगे तब। हाँ, ये माइनस बचेगा, ख्याल रखना, ये देखना ये माइनस रहेगा। हाँ, ये कटा, ठीक है, लॉग ए कटा, हो गया। अब यहाँ ए रेस टू कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, यानी वो आएगा अंडर रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स टी। अच्छा, ए रेस टू साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए रेस टू साइन इनवर्स टी, वो आ जाएगा अंडर रूट ए रेस टू साइन इनवर्स टी, यानी क्या आ जाएगा ये माइनस ए रेस टू कॉस इनवर्स टी क्या है वो है अपॉन अंडर रूट ए रेस टू एक्स। ये आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया तुम्हारा, ए, ठीक है। ओके, ये 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। मैंने थोड़ी सी, अपने पास समय कम था इसलिए जल्दी जल्दी भी किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनके साथ बताए भी तुमको, पर फिर मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, और भी कम लिखो, कम से कम लिखकर तुम्हारे दिमाग में फार्मूले और ये सब चलते रहना चाहिए, तो तुम्हारे हाथ में जो ज़रूरी स्टेप है बस उतने लिखो, जितनी कैलकुलेशन हवा में करके आंसर ला सकोगे उतना अच्छा है। स्किल डेवलप करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।